रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 13। विश अक को डंडा दिखाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को मैंने कहा नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक पेड़ की एक डाल को पकड़कर खड़ा था और अपनी नजरों को झुकाए वो विश को देख रहा था, जो उसे डंडा दिखा रही थी। अक का मुंह बन गया। वो उसे डाल से चिपकती हुए जवाब देता है, अंडरस्को मैं नहीं आऊंगा और तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा ये, इसलिए बोल रहा हूं चुपचाप एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा स्वागत करो और अपने पति की पूजा करो। विश पति शब्द से चट जाती है। वो डंडे को मजबूती से पकड़कर झुकी और एक पत्थर उठाकर अक की दिशा में फेंकते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को पति, माय फुट, कौन सा पति, कहाँ का पति? मैं तुम्हें कोई भी पति वती नहीं मानती हूँ, क्योंकि यह शादी तुमने की है, इसमें मेरी मर्जी नहीं थी, समझे तुम? और नीचे आओ, तुम्हारे हाथ पैर आज मैं तोड़ूंगी। अक्र अचानक ही हंसा। उसकी हंसी को सुनकर विश और भी ज्यादा भड़क गई। वह पैर पटकते हुए बोली, अंडरस्को बहुत कोलगेट का प्रचार करते हुए दांत दिख रहे हो, एक बार नीचे आ जाओ। शायद तुम्हें अभी तक विशाकर्षिता माहेश्वरी की ताकत का अंदाजा नहीं है, और अगर मेरे डैडी को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ किया किया है तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे तुम? इसलिए नीचे जाकर चुपचाप मुझसे मार खा लो और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी और ऐसे रिएक्ट करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अक्र उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, अंडरस्को नो नो वोल्कानो बेबी, तुम्हें ऐसे बिल्कुल रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करो कि जैसे बहुत कुछ हुआ हो। फिर से वोल्कानो बेबी सुनकर विश दांत पीसकर बोली, अंडरस्को देखो कितने बार कहा है, मैं कोई वोल्कानो बेबी नहीं हूं, मेरा नाम विश है, समझे तुम? एक बार बस नीचे आओ, तुम्हारे शरीर में ऐसा विष डालूंगी ना कि तुम्हारे साथ पूछते क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर उस विष को नहीं निकाल पाएंगे। देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सच कह रही हूं, मैं पेड़ पर चढ़कर अगर ऊपर आई तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए नीचे आओ। लेकिन अक्र और भी ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। फिर ऊपर भगवान की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को ओह गॉड, क्या लड़की बनाई है आपने, मुझे ही पेड़ पर चढ़ा दिया। ये काम तो सिर्फ मेरी वोल्केनो बेबी ही कर सकती है। शक्ल बदल गई मगर अकल वही है, अगर अकल भी बदल देते तो कितना अच्छा होता। मैं तो कहता हूं अभी भी वक्त है इसकी अकल बदलने में। अक्र जानबूझकर विश को गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वोल्कानो बेबी कभी भी अपने खिलाफ ऐसी चीज सुनती नहीं थी। वह जरूर अपनी असली पहचान उसे बता देगी। वह गौर से विश को देख रहा था, जो गुस्से में आग बबूला जरूर हो रही थी, मगर वह कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी जिससे पता चले कि वही भी है, इसलिए आग गुस्से से अपने दांत पीस लेता है। वही विश अपने पीछे खड़े राघव को देखती है, जो चुपचाप खड़ा था। विश ने उस डंडे से राघव के पैर पर जोर से मारते हुए कहा, अंडरस्को तुम मेरे असिस्टेंट हो या फिर कोई रोबोट जिसे मैं शो पीस की तरह अपने साथ लेकर घूमती हूँ? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे? बेचारे राघव को अपने पैर में बहुत दर्द हुआ, पर फिर वह अपने दर्द को सहते हुए बोला, अंडरस्को मैडम मैं क्या करूं इसमें, और वैसे भी मैं क्यों हेल्प करूं? असिस्टेंट का काम सिर्फ ऑफिस तक होता है, बाकी मेरा कोई काम नहीं है, और आप मुझे मार नहीं सकती। आप चाहे तो मुझे निकाल सकती है, मैं खुशी खुशी कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। राघव तो पहले ही कंपनी छोड़ना चाहता था, ये बात विश बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वह उसे एक और डंडा मारते हुए बोली, अंडरस्को ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें तो मैं कंपनी से जाने नहीं दूंगी और जिंदगी भर अपना गुलाम बनाकर रखूंगी, और साथ में इस घटिया इंसान को भी। इतना कहकर वो अक की तरफ इशारा करती है, जो ऊपर पेड़ पर चढ़ा था। अक ने विश के मुंह से अपने लिए घटिया शब्द सुन लिया था। आक्रांत मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को वोल्कानो बेबी, बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती तो मत करो, रूम के अंदर की बात अलग होती है। अगर तुम ये डंडा फेंक दो तो हम साथ में रूम में चलकर सारे मामले एक साथ निपटा लेंगे। विश उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उसने इस वक्त प्लाजो क्रॉप टॉप और श्रग पहना हुआ था और हाई हील्स भी। वह अपनी हाई हील्स को उतारने लगी, फिर पेड़ को पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अक्र का दिल लगभग उसके मुंह में आ गया। वह अटकते हुए बोला, अंडरस्को ये क्या कर रही हो? विश पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर पहली बार में उसका हाथ स्लिप हो जाता है, जिस कारण उसकी हथेली छिल गई।
वह अपनी हथेली को देखकर गुस्से से चिल्लाए, अंडरस्को, एक एक का बदला लूंगी तुमसे। फिर पेड़ पर चढ़ने लगी। इस बार उसकी कोशिश सफल रही और वह चढ़ गई। उसने ऊपर की तरफ डेविल स्माइल करके कहा, अंडरस्को, अब कहाँ भागोगे? क्योंकि तुम जहां पर हो उसके आगे अगर तुम ऊपर चढ़े तो डाल को लेकर सीधा नीचे गिरोगे, जिससे जवानी में ही तुम्हें बुढ़ापा महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां टूट चुकी होगी। विश एक डाल को अच्छे से पकड़ने के बाद राघव को गुस्से में ऑर्डर देती है, अंडरस्को, उस डंडे को पकड़ के रखना, और अगर यह आदमी नीचे कूदने की हिम्मत करे तो इसे उसी से पीटना, वरना मैं तुम्हें पिटूंगी। राघव अपना सर हाँ में दिला देता है। फिर मन में बोला, अंडरस्को, यह मैडम पहले कितने डरपोक थी और अब कितनी ज्यादा डेयरिंग हो गई है। भले ही शादी मर्जी से नहीं हुई, पर है तो पति ही। कहा मैंने सोचा था आक्रांत ओबरॉय दुश्मनी लेकर मैडम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बेचारे मिस्टर ओबरॉय को ही लेने को देने पड़ गए। भगवान जी सही नाम रखा है मैडम का, विशाकर्षिता। जितनी अट्रैक्टिव यह है उतनी ज्यादा विष भरा पड़ा है इनके अंदर। विश काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी। वह अक्र से बस 2 फीट की दूरी पर थी। अक्र ऊपर देखता है। अब वह ऊपर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वह नीचे उतरने के लिए रास्ता देखने लगा। वह काफी ऊपर था। ये देखकर उसने माथे को मसलते हुए मन में कहा, अंडरस्को, यहाँ से कूदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी सारी डाल है कि अगर कूदते वक्त एक भी मुझे लगी तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, और पत्नी भी ऐसी है कि सेवा करने के बजाय लात मारकर रूम से निकालेगी। अक अपने ही प्लान में पूरी तरीके से फंस चुका था। विश और ऊपर आ जाती है। अब अक के पैर को वो आराम से पकड़ सकती थी। उसने अक के पैर को पकड़ा और उसे खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, बहुत भाग रहे थे, अब भाग कर दिखाओ तुम। वही अक का बैलेंस बिगड़ रहा था। वो जमीन की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को, अरे पागल लड़की, दिमाग खराब है, मैं गिर जाऊंगा, मेरे शूज स्लिप कर रहे हैं, ऊपर से तुम मुझे खींच रही हो, अगर मैं गिरा तो तुम्हें ही मेरी सेवा करनी होगी। मगर विश उसकी बात नहीं सुनती है और उसके पैर को पकड़कर एकदम से खींच लेती है। अक ने पहले तो डाल को कस के पकड़ा था, मगर उसके शूज सच में स्लिप कर रहे थे। विश के इस तरह खींचने से वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिरने लगा। इसी धक्का मुक्की में विश भी खुद को संभाल नहीं पाती और वह भी गिरने लगी। गिरने के डर से विश कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाती है, अंडरस्को, आह बचाओ। अक ने देखा, विश के नीचे एक बड़ी सी डाल है जो विश के पीठ पर लग सकती थी। ये देखकर अक्र एकदम से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और पलट जाता है, जिस कारण एकदम से वह डाल विश के बैकबोन पर लगी। फिर उसके बाद वह पीठ के बल ही जमीन पर गिरा। वह डाल हल्की सी नुकीली थी, जिस कारण अक को बहुत ही जोर से लगी थी। उसकी हल्की सी दर्द भरी आह भी निकल गई और उसकी पकड़ विश पर कस गई। उसने अपनी आंखों को भी कस के पास बंद कर लिया, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसके पीठ में असहनीय दर्द हुआ। आह! अक्र की आह जैसे ही विश के कानों में पड़ी, वह एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और अक्र को देखती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द झलक रहा था, मगर अक्र अगले ही पल अपने दर्द को छुपा लेता है। विश उसके ऊपर लेटी हुई थी, उसके हाथ अक के सीने पर थे। अक उसे देखते हुए अपने दर्द को सहकर बोला, अंडरस्को, मेरे ऊपर से हटो जल्दी। विश जल्दी अपने सेंसेस में वापस आए। वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े सही करने लगी। फिर उसने अक्र को देखा, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। अक्र उठने की कोशिश करता है, पर पीठ में हो रहे दर्द के कारण वह ठीक से उठ नहीं पा रहा था। उसे बैकबोन में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे उसकी हड्डी ही टूट गई हो। अक्र जमीन पर बैठा और अपने सर को नीचे कर लेता है। राघव और विश एक दूसरे को देखते हैं। विश थोड़ा हिचकिचा रही थी। वह झुककर अक्र के कंधे पर हाथ रख फिक्र भरी आवाज में पूछती है, अंडरस्को, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? फिर विश ऊपर देखती है कि वो लोग बहुत ऊंचाई से गिरे थे। विश को नहीं पता था कि अक की पीठ पर डाल लगी थी, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखें बंद थी। विश दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्र भरी आवाज में बोली, अंडरस्को, लग गई ना? मैंने तो कहा था पेड़ से चुपचाप नीचे आ जाओ, लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं। ये सुनकर अक्र उसे गुस्से में देखने लगा और अपने दर्द को सहते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, अभी भी तुम्हें मुझे सुनाना है। अक उसके हाथ को झटकते हुए खुद उठता है। वो विश से गुस्सा था, लेकिन उठते ही एक तेज दर्द की लहर उसकी बैकबोन को छोड़ते हुए गुजर गई और वह लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। मगर विश ने उसे जल्दी से संभाल लिया।
उसने उसे डांटते हुए कहा, अंडरस्को, जब चोट लगी है तो बता क्यों नहीं रहे हो? इतने ऊपर से गिरे हो, चोट तो लगी होगी ना? इतना कहते ही उसने एक्सप्रेशन लेश भाव से राघव को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, डॉक्टर को बुलाओ। अग गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं समझी। वो छटपटाते हुए विश से दूर होने लगा, मगर विश जानबूझकर उसकी चोट की जगह पर छूते हुए बोली, अंडरस्को, चुपचाप मेरा साथ चलो, चोट लगी है, मगर घमंड नहीं गया तुम्हारा। विश को अक की फिक्र हो रही थी, मगर वह जता नहीं रही थी। फिर उसने गुस्से में राघव को देखा, जो चुपचाप खड़ा था। राघव हड़बड़ाते हुए फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद अक्र पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था। वो शर्टलेस था। इस वक्त उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसके बैकबोन एरिया में सूजन आ गई थी और काफी ज्यादा लाल पड़ा था। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद थोड़े परेशान नजर आने लगे। ये देखकर मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और विश उन्हें घूरने लगी। तो डॉक्टर अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोले, अंडरस्को, देखिए इन्हें बैकबोन में चोट लगी है। कई दिनों तक ये ठीक से बैठ नहीं पाएंगे और ना चल पाएंगे। इसलिए इनका अच्छे से ध्यान रखें। और जो भी दवाई है वह मैंने लिख कर दे दिया है। आप प्लीज इन्हें मंगा लीजिए। डॉक्टर अपनी जगह पर खड़े हो गए और वहां से चले गए। विश, मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी अक्र को घेर कर खड़ी थी और तीनों उसे एकटक देख रही थी। अक को उनकी आंखों की तपिश महसूस हुई, तो वो चिढ़ते हुए उन्हें देखकर बोला, अंडरस्को, व्हाट? आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं कोई एलियन हूं? इतना कहते ही उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस कारण उसकी आह निकल गई। ये देखकर वह रुक्मणी जी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मतलब हद है। चोट लगी है, उसके बावजूद इसे चिल्लाना है। अच्छा हुआ चोट लग गई। कम से कम कुछ दिन तो बेड पर पड़े रहोगे, फिर अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर रुक्मणी जी चली गई। अक्र अपनी मॉम को देखते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, अब आप भी जाइए यहां से। मिसेज ओबरॉय की आंखों में आंसू थे। अक को पता था, वो थोड़ी देर और रही तो रोने लगेगी, इसलिए वह जानबूझकर गुस्से में उन्हें भेज रहा था। वही उसके गुस्से को देखकर मिसेज ओबरॉय के आंसू उनकी आंखों में वापस चले गए और वह पैर भटकते हुए चली गई। वह बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, अंडरस्को, भगवान ऐसा बेटा किसी को नालायक बेटा ना दे। सबके जाने के बाद अब रूम में विश और अक्र अकेले थे। अक्र विश को टोंट मारते हुए बोला, अंडरस्को, अब तो खुश हो जाओ। यही तो चाहती थी ना तुम? विश अपने होठों का दबाते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वह मगर अक हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और गुस्से में अपना चेहरा मोड़ लेता है। विश का बहुत बुरा लगता था। वो एक टक अक को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। अक्र और विश एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अक्र का इस तरह नजर फेरना विश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विश उसके बगल में बैठ जाती है। फिर उसने अक्र की पीठ को देखा, जो अभी भी बहुत सूजी हुई और लाल थी। विश धीरे से अपनी उंगलियों को उसके बैकबोन पर फेरती है, तो अक चीखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या कर रही हो? मारने का इरादा है क्या? विश जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और अपने होठों को दबाते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं, वह मैं तो बस। अक्र उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, अंडरस्को, तुम मेरे रूम से जा सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें जहां जाना है तुम वहां जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारी नजरों में मैंने जबरदस्ती शादी की है, तो इस शादी की तुम्हारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां जाना है अब वहां जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। ये सुनकर विश का चेहरा एक्सप्रेशन लेश हो गया। वो इस बात जानबूझकर अक की चोट को हल्का सा दबाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुमने क्या मुझे कोई सामान समझ रखा है क्या? पहले इस्तेमाल करोगे और फिर छोड़ दोगे। विशाकर्षिता माहेश्वरी नाम है ना मेरा। आज तक विशाकर्षिता माहेश्वरी ने वही किया जो उसका मन करता है, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली हूं, समझे तुम? इतना कहते ही वो अपने हाथ को हटा लेती है, पर उसने ध्यान रखा था कि वो चोट वाले जगह को न छुए। वही अक्र गुस्से से अपने दांत पास लेता है। फिर वो विश के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। विश बहुत खूबसूरत थी। जैसे उसके नाम में आकर्षित था, वैसे ही वह भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। अक्र भी उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था, मगर फिर जल्दी ही अपने सेंस में वापस आकर मन में बोला, अंडरस्को, अगर तुम्हारे मुंह से सच्चाई ना निकलवाई तो मेरा नाम भी अक्रांत ओबरॉय नहीं। बहुत परेशान किया है तुमने मुझे।
अब तुम्हारी बारी। अपने मन में इतना कहते ही अक अजीब नजरों से विश को देखने लगता है। विश कुछ देर तक अक को देखती है। तभी उसकी नजर एक ट्यूब पर गई जो डॉक्टर ने दिया था। उसने उस ट्यूब को उठाया और ढक्कन खोलकर दवाई को अक की पीठ पर धीरे धीरे से लगाने लगी। उसकी मुलायम सी उंगलियां अक की पीठ पर धीरे धीरे चल रही थी। वही अक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुलायम सा फूल उसे छू रहा हो। उसे अंदर से एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसकी मुट्ठी कस जाती है और आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसके सांस भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वही विश उसकी हालत से बेखबर दवा लगाने के बाद खड़ी होकर मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, अब चुपचाप लेटे रहना। इतना कहकर वो जैसा ही जाने के लिए मुड़ी, अक बेदर्दी से बोला, अंडस्को, क्या तुम खुद को मेरी बीवी समझ रही हो, जो ऐसे हक जाता रही हो? पर इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। और रही बात शादी की, तो वह मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे तुमसे बदला चाहिए था, जो मैं ले चुका हूं। इसलिए अब मेरे घर से दफा हो जाओ और जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने मत आना। अक हर एक शब्द विश के दिल में चुभ रहे थे। विश का दम घुटने लगा। उसका मुट्ठी भी कश्ती जा रही थी। पर अचानक की वो डेविल स्माइल करके बोली, अंडस्को, मैं सिर्फ वह करती हूं जो मेरा मन करता है। बाकी किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे ऑर्डर दे सके। तो ये बात अपना दिमाग में बिठा लो मिस्टर क्राई बेबी। और क्या कहा बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है तुमने? तो अब सुन लो, जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मैं यही तुम्हारे रूम, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे वॉशरूम, तुम्हारे घर में राहु केतु शनि बनकर बैठी रहूंगी। और अगर ज्यादा मुझसे पंगे लेने की कोशिश की ना, तो दिन में तारे कैसे दिखाते हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। इतना कहने के बाद वह अपने पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही अक सिटी बजाते हुए कुछ सोचने लगा। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऊपर से उसकी सिटी की धुन बहुत ही ज्यादा क्लीन थी, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। वहीं दूसरी तरफ नाज एक अंधेरे कमरे में थी। वो खून से लथपथ थी। उसे जंजीरों से बांधा गया था। वो जिस रूम में थी, वहां पर रोशनी आने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। वो बिल्कुल पागल लग रही थी, क्योंकि उसके बाद भी दिख रहे थे और उसके शरीर पर टॉर्चर के निशान के साफ दिख रहे थे। नाज आसपास देखते हुए पागलों की तरह चिल्ला रही थी, अंडस्को, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम सब जानते नहीं हो मेरे पीछे कौन है। अगर वो इंसान यहाँ आ गया तो तुम सबकी खैर नहीं। वो इसी तरह चिल्लाई जा रही थी। वही मिस्टर राणा उसे अच्छे से सुन पा रहे थे, क्योंकि वो उसके रूम के बाहर ही थे। उनके साथ कार्तिक भी था। कार्तिक नफरत से नाज के रूम की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को, प्रेसिडेंट, हम इसे मार क्यों नहीं देते? मगर मिस्टर राणा उसे रोकते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, अंडस्को, नहीं, अभी नहीं। उसने मेरी वोल्केनो परी को जितना दर्द दिया है, उससे कहीं ज्यादा दर्द इसे दूंगा। लेकिन धीरे धीरे, तुम बस जल्दी से उसका पता लगाओ। मैं उससे मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वो वी से मिलना चाहते थे। कार्तिक भी वी के नाम से मुस्कुराने लगा। उसने खुश होकर कहा, अंडस्को, प्रेसिडेंट, हमने यंग मैडम के बारे में पता कर लिया है। वो इस वक्त दिल्ली में है। मिस्टर राणा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर वो जल्दी ही अपने इमोशंस को संभालते हुए गुस्से में बोले, अंडस्को, इस लड़की को और भी ज्यादा टॉर्चर करो। मुझे जानना है इसके पीछे कौन है। इतना कहते ही वो वहां से चले गए। उनके जाते ही कार्तिक अपने गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देता है और वो भी मिस्टर राणा के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विशेष माहेश्वरी इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे। वो एक फाइल को पढ़ रहे थे और दो उंगलियों से अपने माथे को रगड़ रहे थे। उनके सामने उनका असिस्टेंट खड़ा था, जिसका सर नीचे था। असिस्टेंट ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अंडस्को, सर, उन्हें पता चल चुका है और वो दिल्ली के लिए निकल भी चुके होंगे। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी पैनिक करने लगे, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोले, अंडस्को, चाहे जो हो जाए, किसी को भी सच पता नहीं चलना चाहिए। इस सच को मैंने 6 महीने से छिपा के रखा है। मैं ऐसे ही इसे सबके सामने लाने का रिस्क नहीं ले सकता। उनकी बात सुनकर उनका असिस्टेंट थोड़ा परेशान होकर बोला, अंडस्को, सर, हम आगे क्या करें? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर माहेश्वरी एक्सप्रेशन लेस भाव से बोले, अंडस्को, एक काम करो, कल ही मेरी टिकट बुक करो। प्राइवेट जेट तैयार करने की जरूरत नहीं है, वरना लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैं वहां पर अपनी पहचान छुपा कर जाऊंगा।
इनफैक्ट विश को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। इस खबर को बहुत ही सीक्रेट रखो और अपने कई सारे लोगों को लगा दो। कुछ भी हो जाए ये राज बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। इसके साथ ही विश की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि परिवार के कई सदस्य हैं जो उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहते हैं। मैं एक बार अपना सब कुछ खो चुका हूँ, पर दोबारा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। असिस्टेंट उनकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, फिर वहां से चला जाता है। उसको जाते ही मिस्टर माहेश्वरी एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ को मसलने लगते हैं। उनकी हरकत देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा परेशान है। अचानक ही वो खुद से बोले, अंडस्को, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। मैं मेरी बेटी को दोबारा नहीं खो सकता और ना ही उसके बारे में कभी किसी को पता लगने दे सकता हूँ। मुझे खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। उसके लिए मुझे कल ही मुंबई निकलना होगा। इतना कहते ही वो एक गहरी सांस लेते हैं, फिर उठकर स्टडी रूम से बाहर जाने लगे। स्टडी रूम से वो जैसे ही बाहर निकले, अचानक एक लड़की उनके सामने आ गई। ऐसा लग रहा था वो कान लगाकर सब सुनने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर माहेश्वरी उसे एक्सप्रेशन लेस भाव से घूरते हुए बोले, अंडस्को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो लड़की, जिसने बहुत ही स्टाइलिस्ट नाइट गाउन पहना था, वो लगभग 24 साल की थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अंडस्को, वो छोटे पापा, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ टहल रही थी और कुछ नहीं। इतना कहते ही वो घबराते हुए भाग गई। वही मिस्टर माहेश्वरी उसे घूरते हैं, फिर खुद से बोले, अंडस्को, इस घर में भी सभी का हिसाब होगा जिन्होंने मेरी विश को मारने की कोशिश की थी। इतना कहते ही वो अपने रूम में चले गए। रात काफी हो चुकी थी, लगभग 2 बजे रहे थे। अक बेड पर लेटा था, पर उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो जैसे ही हल्का सा उठने की कोशिश करता है, उसे अपनी बैकबोन में बहुत तेज दर्द होता है। वो गुस्से से अपने मुट्ठी बंद करते हुए बोला, अंडस्को, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं अपाहिज हो चुका हूं, और यह सब सिर्फ उसके कारण हुआ है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इतना कहकर वह उठने की कोशिश करता है, पर नहीं उठ पाता। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास गई। वो एकदम से चौंकते हुए हड़बड़ा गया, फिर गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम भूत की तरह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? इतनी रात को मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? दरवाजा खुला था और टेक लगाए विश खड़ी थी, जो एक टक अक को ही देख रही थी। विश उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। असल में विश को उसकी चिंता थी, इसलिए विश आई थी, और वो पिछले काफी घंटों से बिना आवाज किए खड़ी थी। वही अक को अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। वो अपने मन में बोला, अंडस्को, ओह गॉड, मुझे नहाने का मन कर रहा है, पर मैं खुद से चल भी नहीं सकता। इतना कहते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो विश को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराने लगा। विश को नहीं पता था उसका दिमाग में क्या चल रहा है। वही अक उसे घूरते हुए बोला, अंडस्को, इधर आओ। मुझे तुम्हारे कारण चोट लगी है, इसलिए अब जो करना है वो तुम्हें ही करना है। विश को उसकी बातें समझ नहीं आई। वो ठीक से खड़ी होती है और आकर बेड के पास खड़ी हो गई। फिर उसने अक को घूरते हुए पूछा, अंडस्को, व्हाट? तो अक उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ इशारा करके बोला, अंडस्को, मुझे शावर लेना है अभी और इसी वक्त, इसलिए मेरी हेल्प करो। विश हैरानी से बोली, अंडस्को, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को शावर कौन लेता है? इतना कहते ही वो घड़ी में टाइम देखती है, तो रात के 2 बजे बज रहे थे। फिर उसने अक को घूरते हुए आगे कहा, अंडस्को, चोट तुम्हारे पीठ पर लगी है या तुम्हारे दिमाग पर लगी है? अक चिढ़ते हुए बोला, अंडस्को, देखो, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है और इस वक्त मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करो और मुझे नहलाओ। और तुमने ही कहा था ना, तुम मेरी बीवी हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? पति की सेवा करने से पुण्य मिलता है, तो थोड़ा पुण्य तुम भी काम लो, हो सकता है बाकी के पाप धुल जाए। विश उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। वो उसे डांटते हुए बोली, अंडस्को, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप लेटे रहो। पर अक को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से विश के हाथ को झटकते हुए बोला, अंडस्को, तो जाओ मेरा रूम से, मैं अकेले ही शावर ले लूंगा। अक किसी तरह बेड से उठता है। उसके पीठ का दर्द अब और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था इससे बेहतर तो मौत ही है। अक के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वो जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने लगा। मगर विश जल्दी से उसे पकड़ लेती है
और फिर गुस्से में डांटते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर अभी मैंने तुम्हें ना पकड़ा होता तो तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हारा ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता था। और क्या तुम भूल गए डॉक्टर ने कहा था तुम्हें बिल्कुल चलना नहीं है। तुम्हारी इस हरकत के कारण तुम जिंदगी भर बेड पर लेटे रह सकते हो। अक उससे नाराज था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेता है और विश को खुद से दूर करने लगता है। विश को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगर अक ने उसके जान ना बचाई होती तो आज अक की जगह वो बेड पर लेटी होती। ये सोचते ही उसे थोड़ा बुरा लगा, मगर वो अपने चेहरे के भाव थोड़ा छुपाते हुए हार मानकर बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उसके बाद बेड से नीचे मत उतरना। अक तो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। वो मन ही मन डेविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। अक एक बार कंफर्म करने के लिए उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, अंडरस्को, तुम सच में मुझे नहलाओगी? विश उसकी आवाज में उसकी शरारत देख सकती थी। उसे थोड़ा थोड़ा अक पर शक हो रहा था, मगर उसकी हालत को देखते हुए वह मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मैं तुम्हें नहलाऊंगी नहीं, बल्कि बस हेल्प करूंगी, इसलिए दिमाग में ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत लाओ। इतना कहकर वो अक को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगी। तभी अक फिर से सवाल करता है, अंडरस्को, वैसे क्या तुमने कभी किसी लड़के को पहले नहलाया है? मेरा मतलब, पहले कभी हेल्प की है? विश को ऐसा लग रहा था जैसे अक का दिमाग खराब हो गया। वो झुंझलाते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुम पागल हो गए हो जो मैं ऐसे फालतू के काम करूंगी? अब अगर मुंह बंद नहीं रखा तो यही छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? अक आगे कुछ नहीं बोला। वह तो बस आगे की सीन को सोचकर मन ही मन एंजॉय कर रहा था कि विश उसकी नहाने में मदद करेगी। विश अक को किसी तरह बाथटब में बैठा देती है। अक इस वक्त आंखें बंद करके बाथटब में बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ इस वक्त बाथटब के कोने में थे। विश उसके बालों को शैम्पू कर रही थी। अक को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मूड धीरे धीरे हल्का हो रहा था और उसे नींद भी आ रही थी। विश उसके बालों को वॉश के बाद उसे टॉवल से पोंछ देती है, फिर खड़ी होकर अक को घूरने लगती है। काफी देर तक अक को जब कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर विश की तरफ देखता है, जो उसके बगल में खड़ी थी। अक को नींद भी आ रही थी, इसलिए उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी। विश का चेहरा लाल पड़ा हुआ था। ये देखकर अक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है, अंडरस्को, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों है? विश पहले तो अपने होठों को चबाती है, मगर फिर अपने गले को साफ करते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे लगता है रात काफी हो गई है। अब तुम्हें रूम में जाकर सो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना कहकर वह नीचे झुककर अक के हाथ को पकड़ लेती है। तभी अक एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर उसे बाथटब के अंदर खींच लेता है। विश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अक उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। विश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। उसका सिर इस वक्त अक के सीने पर था। अक का बैकबोन बाथटब से हल्का सा टकरा गया। उसे दर्द हुआ, पर अक ने अपने दर्द को छिपा लिया। फिर अपने सर को झुकाकर विश को देखने लगा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, क्योंकि विश का आधा चेहरा पानी के अंदर था। अक धीरे से अपनी उंगलियों को विश के चेहरे पर फोड़ता है, फिर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे थोड़ा ऊपर खींच लेता है, जिस कारण विश की नाक अक के लिप्स से टकरा रही थी। विश एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। उसके दोनों हाथ अक के सीने पर थे। यह एक ऐसी फीलिंग थी जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। विश को ऐसा एहसास हो रहा था मानो उसके अंदर का सारा खून उल्टी दिशा में बह रहा हो। उसके चेहरे के साथ साथ उसकी गर्दन भी लाल हो गया। अक ये देखकर उसे डिजाया भरी नजरों से देखने लगा। उसके दोनों हाथ अब विश के गालों पर थे। अक धीरे धीरे झुकते हुए एकदम से अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख देता है। विश के नाखून एकदम से अक के कंधे पर धंस गए। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वही अक भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विश को खुद से और चिपका लेता है। उसकी किस काफी ज्यादा पैशनेट थी। उसके टच में एक मैजिक था जिससे विश भी बहक चुकी थी। कुछ देर बाद विश अक को संभालते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। अक ने इस वक्त सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसका हाथ विश के कंधे पर था और विश ने उसके एक हाथ के साथ साथ उसकी कमर को भी होल्ड किया हुआ था। विश ने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था, जो कि अक का था। वो उसको बहुत लूज हो रहा था। उसने किसी तरह ले जाकर अक को बेड पर लेटा दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने सर को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, अब मैं जा रही हूं। तुम अपना ध्यान रखना।
इतना कहकर वह बाथरूम को संभालते हुए जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अक एकदम से अपनी गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, रुको, पहले मेरा बाथरोब दो। और तुमने मुझे गिराया था, तुम्हारे कारण मुझे चोट लगी है, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि मेरा ध्यान रखो? विश उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, अंडरस्को, क्या बाथरोब चाहिए? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे कारण मैं भीगी हूं और मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारा बाथरोब वापस कर दिया। और अभी रात हो गई है, सो जाओ। और तुम इस बाथरोब का क्या करोगे? विश की पकड़ उसके बाथरोब पर काफी ज्यादा कस गई थी। पहली बार उसे इतनी घबराहट हो रही थी। ऊपर से अक उसे ऐसी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। विश जब काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है तो वो उसे धमकी देते हुए बोली, अंडरस्को, देखो, मुझे ऐसे मत देखो। अक डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, अभी तो तुमने कहा। अजीब बात है, पहले खुद बोलो कि देखो, और जब तो मैं तुम्हें देख रहा हूं तो कह रही हो कि मैं तुम्हें ना देखूं। उसकी डबल मीनिंग बातों को सुनकर विश अपनी आंखें छोटी कर लेती है। अक ने एकदम से विश की कलाई को पकड़ लिया और इस बार लगभग ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी यह हालत तुम्हारे कारण हुई है। तुम कितनी एहसान फरहमोश हो, मेरा ध्यान भी नहीं रख सकती हो। अगर मुझे रात को किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो अगर मुझे प्यास लगी, तो मान लो अगर मैं गिर ही गया तो। उसकी अजीब सी बातें सुनकर विश का सर दर्द हो रहा था। फाइनली वो इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं यहीं पर हूं। इतना कहकर वो एक पिलो उठाकर वहीं बैठ जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो यही पिलो उठाकर अक के मुंह पर मार दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया था। वही अक उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि विश को परेशान करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अक आंखें बंद करके लेट जाता है। विश उसके बगल में बैठी थी। काफी देर तक वो जगने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे उसे भी नींद आ जाती है। उसका सिर अक के सीने पर गिर जाता है। अक की नींद एकदम से खुल गई। फिर वो विश को देखकर मुस्कुराया। अगली सुबह मुंबई एयरपोर्ट से एक आदमी बाहर निकला। उसने ओवरकोट पहना हुआ था, सर पर टोपी लगाई थी, आंखों पर चश्मा और मास्क भी लगाया हुआ था, ताकि कोई उसका चेहरा देख ना पाए। उसने आसपास देखा, फिर खुद से कहा, अंडरस्को, मुझे कैसे भी करके इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, पर पहले मुझे विश से छुप कर रहना होगा। इतना कहते ही उसे आदमी ने एक गहरी सांस ली। यह विशेष माहेश्वरी थे। विश के डैडी मिस्टर माहेश्वरी एक टैक्सी में बैठे और सीधा एक होटल में गए, जहां पर उन्होंने पहले से ही एक फेक आईडी से अपना रूम बुक किया हुआ था। रूम में पहुंचते ही वह अपना मास्क, टोपी और गॉगल्स निकाल देते हैं। अपना ओवरकोट वहीं रखते हुए वह अपने फोन को चेक करते हैं, जिस पर एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन को देखकर वो थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपने माथे को मसलते हुए कहा, अंडरस्को, एक नहीं कई लोग हैं जो उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं विश की सच्चाई किसी के सामने नहीं आने दे सकता। इतना कहते ही वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, पर कुछ सोचकर उनके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो डेविल स्माइल करके बोले, अंडरस्को, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो उनके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा के एजेंट भी विश के बैकग्राउंड के बारे में पता कर रहे थे। मिस्टर राणा स्टडी रूम में बैठे थे। उनके सामने कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट के हिसाब से भी मैम यही है, लेकिन कोई है जो उसे हम सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर राणा, जिनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो कुछ सोचने लगे। वो पेन की निब को बार बार टेबल पर जोर से मार रहे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। वही कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर राणा आखिर चाहते क्या है। वही दूसरी तरफ विश हल्का सा कसमसाई तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। वो अपने हाथों को आसपास रखते हुए देखने लगी, तो उसे बहुत ही सख्त चीज महसूस हुई, जिस कारण वो एकदम से अपनी आंखें खोल देखती है। तभी उसकी नजरें अक की गहरी नजरों से टकराए। उसने देखा उसका हाथ अक के सीने पर था, तो वह एकदम से चौंकते हुए उठकर बैठ गई। वो अचानक से उठकर बैठी थी, जिस कारण उसका बाथरोब हल्का सा नीचे हो गया था। ये देखते ही अक की नजरें विश के ऊपर टिकी गई। विश इस बात से अनजान गुस्से से अक को देख रही थी। वह अपनी मुट्ठी बनाते हुए अक से बोली, अंडरस्को, ये हम साथ में क्यों लेटे हैं? जरूर तुमने कुछ किया होगा। अक मुंह बनाते हुए बोला, अंडरस्को, मैं क्या कर सकता हूँ?
मैं एक बीमार आदमी हूँ जो ठीक से चल भी नहीं सकता, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें अपने पास सुलाया। वह तुम थी जो खुद सोनी आई थी, और वैसे तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें मुझे ललचाना नहीं चाहिए। या तो बाथरोब उतार दो या सही कर लो। विश हैरान थी उसकी बात सुनकर। वो सोचने लगी कि आखिर रात को हुआ क्या था। वही अक तो मजे से विश को देख रहा था। उसकी नजर बार बार विश को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। तभी किसी की गुस्से भरी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। विश जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है, अचानक ही उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखा। अक एकदम से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस कारण एक फ्लावर वास सीधा जमीन पर जा गिरा। विश चौंकते हुए सामने देखती है। धीरे धीरे उसकी आंखें सख्त और गहरी होने लगी। वही अक गुस्से से दरवाजे की तरफ देखता है। विश अक से चिपकी हुई थी, और अक ने भी उसे कसके पकड़ा हुआ था। दोनों ही गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अक गुस्से में बोला, अंडरस्को, हाउ डेयर यू, ये क्या हरकत थी? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। अक गुस्से में किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। उसकी माथे के नशे भी गुस्से के कारण दिखने लगी थी। उसने कसके विश की कमर को होल्ड किया हुआ था। वही दरवाजे के पास वही नौकर था जिसके साथ नाज इंटीमेट होती थी। वो नौकर एग्रेसिव होकर अपने हाथ में पकड़े दूसरे फ्लावर वास को विश की तरफ फेंकते हुए बोला, अंडरस्को, इस लड़की के कारण ये सब कुछ हुआ है। सर, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। नाज मैडम आपके लिए सबसे अच्छी थी। मैं खुद इस लड़की को इस दुनिया से मिटा दूंगा। इतना कहते हुए वो विश को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर अक जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है। अगले ही पल वो नौकर दर्द से करते हुए जमीन पर जा गिरा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी, जो नीचे थी, वो हैरान हो गई। वो दोनों ही जल्दी से भागते हुए अक के रूम में आ गई और वहां का नजारा देखकर शोक हो गई। अक बेड के नीचे सिर्फ टॉवल में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, उसकी पीठ में सूजन और दर्द था, पर फिर भी वो खड़ा था। विश एक्सप्रेशन लेस भाव से उस नौकर को घूरती है, फिर अक के हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी चोट बढ़ सकती है। उसकी आवाज में फिक्र थी, मगर अक्रांत उस फिक्र को इग्नोर करते हुए बोला, अंडरस्को, जाकर कपड़े पहनो। विश कुछ कहती कि अक उसे गुस्से में देखता है, तो विश उस नौकर को घूरते हुए रूम से चली गई, क्योंकि उसने जो बाथरोब पहना था वो ढीला था, जिस कारण वो बहुत हॉट लग रही थी। ऊपर से वो नौकर उसे घूर रहा था, जो अक को गुस्सा दिला रहा था। आकर गुस्से में उस नौकर के गले के दबोचकर बोला, अंडरस्को, कोई मेरी चीज पर नजर डाले मुझे बर्दाश्त नहीं, और तूने तो सीधा मेरी बीवी पर नजर डाल दी। इन्हीं आंखों से उसे देखा था ना। इतना कहते ही अक उस खंजर को सीधा उस नौकर के आंखों में डाल देता है। उस नौकर की दर्दभारी चीख पूरे विला में गूंजते हुए बाहर तक सुनाई दे रही थी। सभी सहम गए थे इस चीख को सुनकर, खासकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी। खून देखकर मिसेज ओबरॉय घबराते हुए बोली, अंडरस्को, अक्रांत, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे मार दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? अक अपनी लाल आंखों से मिसेज ओबरॉय को घूरते हुए पजेसिव होकर बोला, अंडरस्को, हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं मेरी बीवी पर जिन आंखों ने गंदी नजर डाली वो सही सलामत रहे। उसके बाद अक गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, गार्ड्स, बाहर खड़े गार्ड जल्दी से अंदर आ जाते हैं। आकरा अपने हाथ में लगे खून को टॉवल से पोंछते हुए डेंजरस आवाज में बोला, अंडरस्को, इस मैस को साफ करो। अक को ये सब कहने में अपनी पीठ में दर्द हो रहा था, पर वह अपने दर्द को सह रहा था। फिर किसी तरह वॉशरूम में चला जाता है। वही विश अपने रूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। उसके दिमाग में इस वक्त अक और उसका गुस्सा ही चल रहा था, जो उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा था। विश फिर अपने विचारों को झटकते हुए जल्दी से कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आ गई। वो जैसे ही अक के रूम में गई, तब तक सारा खून साफ हो चुका था और हर कोई जा चुका था। अक वॉशरूम से बाहर निकला। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसने इस वक्त भी टॉवल पहना था। उसके सिक्स पैक एब्स, गठिला बदन देखकर विश उसे बुरी तरीके से घूरने लगी। वही अक को जब महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो वह नजर उठाकर ऊपर देखता है, तो उसे विश दिखाई दी। विश को देखते ही उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एटीट्यूड से कहा, अंडरस्को, अगर मुझे इतनी बुरी तरह देखना चाहती हो तो बता दो, मैं टॉवल भी निकाल दूं, फिर देखने में और मजा आएगा, कहकर आंख मार देता है।
उसकी बेशर्मी देख विश अपने होश में आते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम्हें कौन देखना चाहता है? अक मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, तुम और कौन? देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह मुझे देख रही हो। विश सच में उसे घूर रही थी, इसलिए झेप गई, पर अक का उसके लिए अच्छा व्यवहार करना और उसे बचाना, ये विश के दिल को छू रहा था। कहीं न कहीं उसका दिल अक को चाहने लगा था। विश जाकर अक को बेड पर लिटा देती है। अकराल उसके बर्ताव से हैरान था, क्योंकि विश उससे बिना लड़े उसके लिए खाना लाती है और उसे अपने हाथ से खिलाकर उसके गालों पर किस कर लेती है। अक अपनी जगह पर जम गया, तो विश हल्का ब्लस करते हुई बोली, अंडरस्को, तुमने एक ही बार में सारा खाना फिनिश किया, इसलिए इस बेबी किस को गिफ्ट समझो। कहकर वो जल्दी से भाग जाती है। वही अक पागलों की तरह मुंह खोले दरवाजे की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर महेश्वरी ओबरॉय विला के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो खुद से बोले, अंडरस्को, मुझे विश को यहाँ से लेकर जाना होगा। बस उसने यहाँ किसी को अपने करीब न जाने दिया हो, वरना उसे उस इंसान से दूर करने के लिए मैं वो करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। कहते ही वो मुट्ठी बंद कर लेते हैं। रात का वक्त। विश और अक इस वक्त गार्डन में थे। अक चेयर पर बैठा था। उसकी चेयर काफी आरामदायक थी। पीछे एक सॉफ्ट सा पिलो लगा था। विश सामने वाले चेयर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और सीरियसनेस झलक रही थी। राघव भी उसके साथ था। अक के बगल में राज खड़ा था। अक भी बहुत सीरियस था। तभी विश राघव के हाथ से एक फाइल लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए अक से बोली, अंडरस्को, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, यानी अब हम पार्टनर भी बनने वाले हैं। इतना कहते ही वह एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है। अक्र पहले तो उसे घूरता है, पर अचानक प्यार से मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अंडरस्को, अमेजिंग। हम बेड पार्टनर्स तो पहले ही थे, अब बिजनेस पार्टनर भी। वो जानबूझकर विश को छेड़ रहा था और उसने जानबूझकर ही अपनी बातों को अधूरा छोड़ा था। विश उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे देखने लगती है। वहीं राघव और राज इधर उधर देखने लगते हैं। विश दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर अक्रांत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भले ही चोट आपके बीफ बैक पर लगी है, लेकिन असर आपके डीफ दिमाग पर हो रहा है। विश जल्दी जल्दी में बोल गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि आज उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, जिसे अक बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। वही राज भी हैरानी से विश को देखने लगता है। उसने विश को देखते हुए हैरानी से कहा, अंडरस्को, मैडम, क्या कहा आपने? बीफ बैक। विश मुंह बनाकर जवाब देती है, अंडरस्को, हाँ तो बैक पर ही तो चोट लगी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ओबरॉय कंपनी के सभी लोग अजीब ही हैं, या फिर बॉस के संगत में सब अजीब बन गए हैं। विश इनडायरेक्टली अक्र को सुना रही थी। अक्र गुस्से से उठने की कोशिश करता है, पर उसकी पीठ में दर्द हुआ तो बैठ गया। विश के सामने वह अपने दर्द को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एटीट्यूड के साथ बैठा था। अक्र उसे उंगली दिखाकर अपनी लाल आंखों से उससे घूर कर बोला, अंडरस्को, आई एम परफेक्ट। समझी? और मुझ जैसा कोई नहीं है, इसीलिए बेवजह मेरे बारे में ऐसी बातें बोलना बंद करो। और अक्रांत ओबरॉय इस पूरी दुनिया में एक सिंगल पीस है। उसकी बात सुनकर विश अपना सिर ना में हिलाने लगी, फिर अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर हस्बैंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। भला अपनी तारीफ कौन करता है? राज और राघव पहले ही जा चुके थे, क्योंकि वो इन दोनों के बीच रहकर कुछ भी उल्टा सीधा सुनना नहीं चाहते थे। अक किसी तरह खड़ा होता है और चलते हुए विश के करीब जाता है। उसने विश्व के चेयर के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और डेविल स्माइल करके हल्का सा उसकी तरफ झुका। उसके इस तरह झुकने से विश को थोड़ा सा अजीब लगा। वो पीछे होते हुए पूछती है, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? अक हल्का सा और झुकते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, वोल्कानो बेबी, इंसान भले ही कितना शातिर और स्मार्ट क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर करता है, जो तुम कर चुकी हो। अब मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही वोल्कानो बेबी हो? इतना कहते ही वो अपने एक हाथ को उठाकर विश की गालों को सहलाता है। वही विम कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। उसकी आंखें धीरे धीरे गुस्से में लाल हो रही थी। वही अक्र की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वह विश की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आक्रांत अक्र ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। अक विश के और करीब जा पाता, तभी किसी के गुस्से भरी आवाज उन दोनों का कानों में पड़ी, और वो दोनों ही उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। विश, ये क्या हो रहा है?
विश इस आवाज को पहचानती थी। वो चौंकते हुए उस दिशा में देखती है तो हैरानी से बोली, अंडरस्को डैडी, आप यहाँ पर। सामने मिस्टर महेश्वरी बिजनेस सूट पहनकर सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वही अक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया था। अक अब सीधा खड़ा हो गया। विश भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। मिस्टर माहेश्वरी गुस्से में विश को देखते हुए बोले, अंडरस्को विश, मैंने तुम्हें यहाँ पर शादी में भेजा था, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। विश बिल्कुल भी डरी नहीं, वो चुपचाप खड़ी थी और अपना हाथ बांधते हुए जवाब देती है, अंडरस्को डैडी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मिस्टर महेश्वरी किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर वो अक को घूरते हुए बोले, अंडरस्को तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। अगली बार से मेरी बेटी से 2 कदम दूर रहना। इतना कहकर वह आगे बढ़कर विश का हाथ पकड़कर ऑर्डरिंग टोन में बोले, अंडरस्को हम अभी और इसी वक्त दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैंने वहां पर तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, जिसके साथ बचपन में तुम्हारी शादी तय हुई थी। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम दोनों की सगाई करवा दूंगा और 5 साल बाद शादी। इतना कहते ही वह विश को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वही विश उनकी बात सुनकर हैरान थी। ऐसा लग रहा था उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही अक्र तो यमराज बन चुका था। उसका पारा हाई हो गया था। अक्र अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से से मगर दमदार आवाज में बोला, अंडरस्को आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की है कि मेरे सामने आवाज ऊंची कर सके। मैं भी अगर शांत हूं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मेरे डैड के दोस्त हैं, वरना मुझे भी नहीं पता था कि आपकी लाश इस वक्त कहां होती। उसकी डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए मिस्टर माहेश्वरी अंदर से डर गए, मगर फिर गुस्से से पलटकर उसे देखते हुए बोले, अंडरस्को तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो। तुम शादीशुदा हो, उसके बावजूद मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। अक अचानक ही हंसने लगा। वो चलकर विश के पास गया और उसे अपनी तरफ खींचकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अंडरस्को कमाल की बात है ना मिस्टर महेश्वरी, आपके कहने का मतलब क्या है? अपनी खुद की बीवी से बात करना कब से बदतमीजी हो गई? और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपकी प्यारी बेटी मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। उस हिसाब से मैं आपका दामाद हुआ तो आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए। इतना कहकर अक्र मुस्कुराने लगा, मगर उसकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। वही मिस्टर माहेश्वरी के तो होश उड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो और वह अपनी जगह पर जम गए हो। वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही उनका दिमाग ठीक से काम कर रहा था। वह इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जिस चीज का डर था शायद वही हो चुका है। ये सब सोचते हुए वह काफी ज्यादा इम्पेशेंट और गुस्से में नजर आने लगे। उन्होंने गुस्से से विश को देखते हुए पूछा, अंडरस्को विश, ये सब कुछ क्या है? ये लड़का क्या कह रहा है? उनकी आवाज और उनका बिहेवियर बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हो। विश एक्सप्रेशन लेश भाव से उन्हें देख रही थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो अक्र उसके दोनों कानों को बंद कर देता है। फिर डेविल स्माइल करके मिस्टर माहेश्वरी से बोला, अंडरस्को ससुर जी, मेरा मतलब सेकंड ससुर जी, क्योंकि फर्स्ट तो मिस्टर राणा है ना। वैसे कैसा रहेगा मैं उन्हें बता दूं कि आपने उनसे बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है। क्या होगा अगर उन्हें ये राज पता चल गया तो? जैसे ही उसने ये कहा, मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनके चेहरे पर हल्का सा डर नजर आने लगा। पर वह जल्दी ही अपने डर को छुपाकर अक्र को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में पूछते हैं, अंडरस्को तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सा सच? वही अक्र के इस तरह कान पर हाथ रख देने से विश गुस्से में उसे देखती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, मगर अक अपना हाथ उसके कानों से नहीं हटाता, बल्कि उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए उसने मिस्टर महेश्वरी को घूरते हुए बड़े ही आराम से जवाब दिया, अंडरस्को सच क्या है या फिर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी। मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करिए। मुझे तो शुरू से ही सब पता था, क्योंकि आप इस खेल में इतने अच्छे नहीं हैं कि मुझसे जीत सके। अगर आपने कोई भी होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे इस खेल के मैदान में आने के लिए मजबूर मत करिए, वरना आपको सिर्फ हार मिलेगी। इतना कहते ही वो गुस्से में उन्हें देखता है और डेविल स्माइल करते हुए विश के कानों से हाथ हटाकर उसे अंदर लेकर जाने लगा।
विश उसे गुस्से में देखती है। फिर वह जैसा ही अक पर गुस्से से चिल्लाने वाली थी, अक ड्रामा करने लगा, जैसे उसे अपनी पीठ में बहुत दर्द हो रहा हो। उसने अपना पूरा भार जानबूझकर विश के ऊपर डाल दिया और कमजोर सी आवाज में बोला, अंडरस्को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है आज मैं मर ही जाऊंगा। बेबी डॉक्टर को बुलाओ, वरना कहीं मत सच में मैं ना मर जाओ। फिर तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अगर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं इन्हें भी अपना साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वह भोला सा चेहरा बना लेता है। विश उस पर गुस्सा करने वाली थी, मगर उसके दर्द भरे चेहरे को देखकर वह उसे संभाल लेती है और उसे डांटते हुए कहती है, अंडरस्को, मना किया था ना खड़े होने के लिए, फिर भी तुम कब से खड़े हो। अक उसको गर्दन पर अपने सिर को रखते हुए भोले बनते हुए बोला, अंडरस्को, पर मैं क्या करूं? मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, मगर तुम्हारे डैडी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे इतने वक्त तक खड़ा रखा। वह तो कह रहे थे मुझे जान से मारकर मेरी लाश पर से तुम्हें लेकर जाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात होती है? विश जैसे ही ये सुनती है, वह मिस्टर महेश्वरी को देखती है, जो हैरानी से अक्र को देख रहे थे। मिस्टर माहेश्वरी अक को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाने का नाटक कर रहा था और विश को अपना जाल में फंसा रहा था। मिस्टर माहेश्वरी गुस्से में बोले, अंडरस्को, तुम। तभी विश उन्हें रोकते हुए बीच में ही बोली, अंडरस्को, डैडी, मुझे नहीं पता अभी आप दोनों के बीच क्या बात हुई, पर आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि वह मर जाए। आपको पता है मेरी जान बचाते हुए ही इस चोट लगी है। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। और मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मैंने पहले भी बताया था मैं अपने फैसले ले सकती हूं। और रही बात कि मेरी शादी कैसे हुई, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे खुद भी समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहकर वो गहरी सांस लेती है और अक्र को लेकर जाने लगी। उसने आज तक कभी मिस्टर माहेश्वरी से इस तरह बात नहीं की थी, मगर आज पता नहीं अक्र की मौत की बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने मिस्टर महेश्वरी को जो मन में आया वह बोल दिया। वही मिस्टर माहेश्वरी गुस्से से अक्र की पीठ को देखते हैं और मन में कहते हैं, अंडरस्को, ये लड़का कुछ ज्यादा ही चालू है। ये विश को फंसा कर मेरे खिलाफ कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर वह अपनी लाल आंखों से अक को देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा के आदमी वी को हर जगह ढूंढ रहे थे। मिस्टर राणा ऑफिस से बाहर निकालकर अपनी कार में जैसे ही बैठने वाले थे, अचानक कार्तिक भागते हुए उनके पास आया। ऐसा लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कार्तिक मिस्टर राणा को देना चाहता था। उसे इतना ज्यादा हाफते हुए देखकर मिस्टर राणा ने कोल्ड वॉइस में सवाल किया, अंडरस्को, कार्तिक, तुम इस तरह भागकर क्यों आ रहे हो? कार्तिक अपने घुटने पर हाथ रखकर खुद की बढ़ती सांसों को काबू में करता है और फिर खुशी से मिस्टर राणा को देखते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, हमें वी मै के बारे में पता चल चुका है। मुझे वो डॉक्टर मिला है जिसने वी का इलाज किया था। हमारे लोगों ने उसे डार्क हाउस में बंद कर दिया है क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर राणा के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने इस वक्त चश्मा लगाया हुआ था, जिस कारण उनकी ठंडी आंखें नहीं आ रही थी, मगर चश्मा निकालते ही उनकी बेहद डरावनी और ठंडी आंखें साफ नजर आने लगी। वह एक घायल शिकारी की तरह थे। उन्होंने एक जोरदार पंच कार के ऊपर मारते हुए ठंडे स्वर में कहा, अंडरस्को, जल्दी चलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो कार में बैठे, मगर वो बैक सीट पर नहीं बैठे थे, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और खुद ही फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए अपनी डार्क हाउस की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में वह अपने डार्क हाउस पहुंच गए और इस वक्त उस डॉक्टर के सामने खड़े थे, जिसे बंद कर रखा गया था। वह डॉक्टर काफी ज्यादा डरा हुआ था और मिस्टर राणा उसे गुस्से में देख रहे थे। दूसरी तरफ विश इस वक्त वॉशरूम में थी और थोड़े गुस्से में थी। उसके हाथ में फोन था और वह किसी से बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर विश अपने माथे को मसलकर बहुत ही सीरियस आवाज में बोली, अंडरस्को, नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है सामने आने का। एक केफ काम करो, मुझे वो लड़की नाज ला कर दो, कैसे भी करके उसे वही लेकर आना जहां का एड्रेस मैंने भेजा है, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक डेविल चमक नजर आने लगी और होठों पर डेविल मुस्कान। कॉल पर कुछ देर बात करने के बाद विश खुद को मिरर में देखती है। वो एक क्रूरता की रानी की तरह लग रही थी।
उसने खुद से कहा, अंडरस्को कहा था ना मैंने, अगर मैं वापस आई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और साथ में जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वह भी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। तभी विश के कानों में एक आवाज पड़ी, अंडरस्को वोल्कानो बेबी। यह आवाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह एकदम से सीधी खड़ी हो गई। अक्र उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा था। उसकी प्रेजेंस को महसूस करके विश नर्वस होती है, फिर कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वही अक्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखों में गुस्सा झलक रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।